चलो ये फाइनली हो ही गया। फ्राइडे 22 जुलाई 2022 को स्मैकडाउन के लाइव शूट से कुछ घंटे पहले ही WWE के चेयरमैन और CEO विंस मैकमैन ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साफ तौर पर यह उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ और उन्हें एक स्कैंडल के चलते WWE छोड़कर जाना पड़ा। और मजे की बात तो ये है कि ये लेटेस्ट स्कैंडल WWE में उनके पहले के काफी सारे स्कैंडल्स में नया जुड़ा है, जिनसे किसी तरह WWE के मालिक या कहें कि पुराने मालिक ने खुद को बचा लिया था। कैसे हम इस स्टेज तक पहुंच गए जहां उन्हें आखिरकार स्कैंडल्स का जिम्मेदार ठहराया गया और कैसे वो इतने सारे स्कैंडल से अब तक बचते रहे। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये है विंस मैकमैन की 10 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। शुरू करते हैं। नंबर 10, हश मनी इन द बैंक। और हम शुरू करेंगे उस स्कैंडल से जो संभावित तौर पर कुख्यात मेहनती और कंट्रोल फ्रीक विंस मैकमैन, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल अपने WWE एम्पायर को संभालने में बिता दिए, के एकदम से रिटायरमेंट लेने का कारण बना। WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अचानक कंपनी के CEO और ज्यादातर शेयर्स के मालिक की जांच शुरू कर दी जब उन्हें पता चला कि विंस मैकमैन ने $3 मिलियन दिए हैं एक पुरानी WWE एम्प्लॉय को उनके साथ हुए अफेयर की चर्चा न करने के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने न सिर्फ ये एक बल्कि ऐसे बहुत से समझौतों से पर्दा उठाया था जो कि सच छिपाने के लिए हुए थे और इन सारे स्कैंडल्स का टोटल लगभग $12 मिलियन आया, जो कि उस अमाउंट से कई गुना ज्यादा था जो विंस ने 2 दशक पहले WCW को खरीदने के लिए दिए थे। जांच में ये भी पता चला कि मैकमैन के पुराने टैलेंट रिलेशंस हेड जॉन लॉरेनाइटस का उस लिस्ट में पहली महिला से अफेयर था जो कंपनी की एक पैरालीगल थी और उसे जॉनी एस की असिस्टेंट बनने से पहले बहुत ही संदेहजनक तरीके से प्रमोशन और सैलरी में खासी बढ़ोतरी दी गई थी। विंस पहले तो जांच पूरी होने तक CEO और चेयरमैन के पद से हट गए, मगर बाद में संन्यास लेने का ही फैसला ले लिया और पता नहीं मुझे क्यों लगता है इस मैटर का चैप्टर अभी बंद नहीं हुआ है। नंबर 9, द डेथ ऑफ विंस मैकमैन। विंस वो हर चीज करने के लिए तैयार रहते थे जो कि उनकी मर्जी से टीवी पर दिखाई जाने वाली स्टोरी लाइन का हिस्सा हो, पर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन मौत दिखाकर हद पार कर दी। 11 जून 2007 को रॉ के एपिसोड के अंत में विंस मैकमैन बैक स्टेज एरिया से होते हुए पार्किंग लॉट में गए और अपनी लेमोजिन कार में बैठे, जिसके तुरंत बाद उस लेमोजिन में ब्लास्ट हो गया। तकनीकी रूप से यह बहुत शानदार ट्रिक थी, लेकिन सस्पेंस भरे इस अंत ने फैंस, इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि यूएस के होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक को चिंता में डाल दिया था। WWE ने भी अपनी वेबसाइट पर ऐसा दिखाया कि जैसे ये सब सच में हुआ हो, जिसके कारण बिजनेस पार्टनर्स ने WWE हेडक्वार्टर्स में फोन लगाना शुरू किया और कंपनी के शेयर्स भी कुछ देर के लिए गिर गए। कुछ फैंस इस बात से भी नाराज थे कि WWE ने अपने रेसलर को स्क्रिप्ट देकर अपने बॉस को नकली श्रद्धांजलि देने के लिए कहा, क्योंकि उनमें से कुछ को ऐसा सच में एडी गुरेरो और ओवेन हार्ट के मरने के बाद करना पड़ा था। हम यह कभी नहीं देख पाए कि विंस को किसने मारा वाली स्टोरी लाइन कैसी होगी, क्योंकि उस समय असलियत थोड़ी और ज्यादा भयानक बन गई थी, जो कि आगे चल के एक और कंट्रोवर्सी बनने वाली थी। नंबर 8, द मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। WWE चैंपियन ब्रेट हार्ट के WWE में आखिरी दिन पे उनसे धोखे से टाइटल छीनने के लिए बहुत लोग जिम्मेदार थे, लेकिन आखिर में वो विंस मैकमैन ही थे जिन्होंने इसके लिए अनुमति दी और हिटमैन से उनके मुंह पे झूठ भी बोला था जब वो कुछ ही घंटों में अपने सर्वाइवर सीरीज 97 के मैच में शॉन माइकल से लड़ने वाले थे। द हार्ट ब्रेक किड, ट्रिपल एच और जेराल्ड ब्रिस्को भी इसमें शामिल थे, लेकिन ये मैकमैन का ही डिसीजन था कि अपने पुराने रेसलर के साथ लाइव मेन इवेंट में गलत किया जाए, वो भी उस देश में जहां उसे नेशनल हीरो माना जाता था। ये बहुत ही घटिया तरीका था ब्रेट हार्ट के इतने शानदार करियर को खत्म करने का, लेकिन विंस ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि वो हार्ट से टाइटल छीन कर रहेंगे, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जबकि हार्ट ने खुद टाइटल को छोड़ने के ऐसे कई रास्ते बताए थे जिसमें उन्हें अपने बैक स्टेज के असली दुश्मन शॉन माइकल से मॉन्ट्रियल में टाइटल ना हारना पड़े। इसके बाद रॉ में WWE के CEO विंस ने आकर बिना किसी खेत के हिम्मत दिखाते हुए कहा कि उन्होंने ब्रेट को बर्बाद नहीं किया, बल्कि ब्रेट ने ही खुद ब्रेट को बर्बाद किया है। हार्ट के कुछ साथी खिलाड़ी मॉन्ट्रियल में ब्रेट के साथ हुए गलत व्यवहार से इतने चिढ़ गए थे कि या तो वो अगले रॉ के एपिसोड में नहीं आए या कम से कम ना आने की धमकी दी और कुछ तो अपना विरोध दिखाने के लिए WWE को ही छोड़ के चले गए। नंबर 7, सेविंग सुपरफ्लाई।
WWE स्टार जिमी स्नूकर पे शक था कि उनकी 23 साल की गर्लफ्रेंड नैन्सी अर्जेंटिनो की मौत के पीछे उनका हाथ था, जिसकी मौत 10 मई 1983 को स्नूकर के मोटेल से हॉस्पिटल में लाने के बाद हुई थी। पुलिस को शक था कि नैन्सी की मौत का कारण घरेलू हिंसा थी और वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ऑटोप्सी में उनके शरीर पर पड़े घाव को देखकर ये पाया कि ये एक हत्या थी। सुपरफ्लाई, जो कि उस समय मैकमैन के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, उस पर कभी इसका इल्जाम लगा ही नहीं। लेकिन क्यों? बहुत समय से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विंस ने अपने स्टार को बचाने के लिए जांच को पावर से और पैसों से अपने इशारे पे नचाया। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ और विंस ने खुद इन आरोपों को गलत बताया। फिर भी अर्जेंटिनो की मौत विंस और उनकी कंपनी के ऊपर एक काला धब्बा लगा गई, खासकर इसलिए क्योंकि विंस ने इसके बाद भी कई सालों तक स्नूकर को एक बड़े रेसलर के तौर पे प्रमोट किया और यहाँ तक कि उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी जगह दे दी। स्नूकर को आखिरकार 2015 में 3rd डिग्री मर्डर का आरोपित करार दिया गया, लेकिन पाया गया कि वो जाँच के लिए मेंटली फिट नहीं है और इल्जाम हटने के कुछ दिन बाद ही उनकी भी डेथ हो गई। नंबर 6, टेंजा बार। 2006 के शुरुआत की इस घटना पे ज्यादातर लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया या भूल गए, लेकिन हाल के खुलासों ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो वापस इस घटना पर विश्वास के साथ ध्यान दें। रॉयल रंबल के वीकेंड पे विंस मैकमैन के ऊपर बोका रेटन फ्लोरिडा के टेंजा बार टैनिंग सैलून की 22 साल की महिला कर्मचारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया। यहाँ विंस का एक छुट्टियां बिताने के लिए घर भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस ने उस लड़की से एक फोटो खींचने को कहा जो वो अपनी न्यूयॉर्क वाली गर्लफ्रेंड को भेजना चाहते थे। जब उसने ऐसा कर दिया तो मैकमैन पे आरोप था कि वो उसको अपनी आपत्तिजनक फोटोज दिखाने लगे, जिस पर उसने उन्हें रोक दिया। विंस ने फिर 20 मिनट के लिए खुद को टैन किया और फिर जब वो कर्मचारी विंस का बेड सही करने उनके रूम में गई तो आरोप के मुताबिक उन्होंने उसका पीछा किया और अंदर जाकर रूम को अंदर से बंद कर दिया। उस लड़की के मुताबिक मैकमैन ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने उन्हें पीछे धक्का दिया और मैकमैन ने कहा कि वो सिर्फ मजे करने की कोशिश कर रहे थे। फ्लोरिडा की पुलिस ने कहा कि इस गलत काम के लिए विंस पे चार्जेस लग सकते हैं और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैकमैन, जिन्होंने उस समय सारे आरोपों को नकार दिया था, कभी भी अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और फिर सब इस बारे में भूल गए। नंबर 5, ओवेन। विंस मैकमैन के लिए काम करने के दौरान बहुत सारे रेसलर्स की मौत जवानी में हुई, लेकिन सिर्फ एक की मौत WWE के पेपर व्यू में स्टंट करते समय हुई। ओवेन हार्ट दुखद तरीके से गिरकर मर गए जब वो कैंपर एरिना में मास्क पहन के ब्लू ब्लेजर के तौर पे रिंग के 80 फीट ऊपर एक प्लेटफॉर्म से अपनी एंट्री कर रहे थे 1999 के ओवर द एज में। ये बिना किसी शक के WWE के इतिहास का सबसे दुखद पल था और इसके बाद सारी उंगलियां कंपनी के चेयरमैन पर ही उठ रही थी। ये कैसे हुआ? क्या ओवेन को ऐसा खतरनाक स्टंट करने की जरूरत थी? क्या इससे पहले सारी सावधानियां बरती गई थी? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब विंस नहीं दे पाए थे और उन्हें इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराना भी मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से भड़क गए थे कि शो इसके बाद भी अंत तक चलता रहा, जबकि हार्ट की मौत की खबर लाइव शो के बीच में ही बता दी गई थी। विंस और उनके सपोर्टर्स ने इसके बचाव में कहा था कि ये एक ऐसी घटना थी जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी और कोई भी इसके बाद सही मानसिक स्थिति में नहीं था, लेकिन उनके आलोचकों का मानना था कि शो तभी रुक जाना चाहिए था जब ओवेन नीचे गिरे। नंबर 4, ट्रिब्यूट टू अ मर्डरर। जब WWE ने इस बात की घोषणा की कि क्रिस बेनॉट, उनकी पत्नी नैन्सी और बेटा डैनियल 25 जून 2007 को अपने घर में मरे हुए पाए गए हैं, तब पहली प्रतिक्रिया शॉक और डर की थी, जिसके बाद शोक की बाढ़ सी आ गई क्योंकि लोग उन्हें रेसलिंग के इतिहास के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स में से एक मानते थे। रॉ का उस रात का एपिसोड मिस्टर मैकमैन कैरेक्टर की याद में होने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह WWE ने 3 घंटे रैबिट वुल्वरीन क्रिस को टीवी पर श्रद्धांजलि दी, जिसमें उनके दोस्त और साथ काम करने वाले रो रहे थे और क्रिस बेनॉट के कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे और उनके काफी सारे अच्छे मैचेस और पल दिखाए जा रहे थे। मगर शो खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही लोगों के सामने इस घटना का एक डरावना सच आया। सभी मौतों की जांच डबल मर्डर और आत्महत्या के तौर पे की जा रही थी और इसका शक सिर्फ क्रिस बेनॉट पर ही था। मैकमैन की जल्दी ही और कड़े तौर पर एक कातिल के श्रद्धांजलि चलाने की आलोचनाएं होने लगी। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे क्योंकि मैकमैन और WWE लगातार जांच करने वालों से संपर्क में थे, इसलिए उन्होंने जितना बताया है उन्हें केस के बारे में उससे कहीं ज्यादा पता था। हालांकि ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। अगले दिन ACW के साई-फाई एपिसोड से पहले मैकमैन ने ये बात दुनिया के सामने साफ कर दी कि आज के बाद WWE में क्रिस बेनॉट के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। नंबर 3, द रिंग बॉय स्कैंडल।
WWE 90 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे स्कैंडल से भरा पड़ा था, लेकिन सबसे घटिया में से एक जवान रिंग बॉयज से जुड़ा हुआ था, जिन्हें WWE में शो सेटअप करने के लिए काम पे रखा जाता था। रेसलिंग ऑपरेशंस के डायरेक्टर टेरी गार्विन और अनाउंसर मेल फिलिप्स पर आरोप था कि उन्होंने टॉम कोल नाम के व्यक्ति के साथ दरिंदों जैसा व्यवहार किया। टॉम कोल ने दावा किया कि गार्विन ने उन्हें अब्यूज करने की कोशिश की थी जब वो 16 के थे और फिर जब वो 19 के थे। साथ ही ये भी दावा किया कि फिलिप्स का युवा लड़कों के लिए बहुत ही गंदी हवस थी, खास तौर पे उनके पैरों के लिए। विंस ने लैरी किंग लाइव में ऐसा कुछ भी गलत होने वाली बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट के कॉलमनिस्ट और WWE के बड़े विरोधी फिल मुशनिक ने लिखा कि मैकमैन को इन सब के बारे में पता था और इसलिए उन्होंने फिलिप्स को काम से निकाला था, और ये सब मैकमैन ने मुशनिक को एक फोन पे कॉल पे बताया था। मुशनिक ने ये दावा भी किया कि मैकमैन ने बोला था कि उन्होंने बाद में फिलिप्स को इस शर्त पे वापस काम पे रखा था कि वो अब बच्चों से दूर रहेंगे। कोल ने विंस का दायां हाथ माने जाने वाले पैट पैटरसन पर भी गलत ऑफर देने का आरोप लगाया था, जिसके कारण गार्विन और फिलिप्स की ही तरह पैट को भी जाना पड़ा। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें वापस कंपनी में बुला लिया गया। 2021 में टॉम की दुखद आत्महत्या के बाद उनके भाई ली ने विंस और लिंडा मैकमैन पर आरोप लगाया कि वो उनके भाई और बाकी पीड़ितों को बचाने में फेल हो गए। नंबर 2, द स्टेरॉइड्स ट्रायल। विवादों ने विंस का पीछा उनके पूरे करियर में किया है और उन पर कई मुकदमे भी हुए, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बार हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार उनको जांच और पूछताछ करने के लिए कोर्ट में हाजिर कर पाई हो। मैकमैन पर 1993 में एक मुकदमा हुआ जिसमें उन पर एस्टेरॉइड्स बेचने का, गैर कानूनी एस्टेरॉइड्स को बेचने के इरादे से रखने का और टाइटन स्पोर्ट्स इंक कंपनी के पैसों से ड्रग्स खरीदने के लिए घपले करने का आरोप था, और इसलिए 1994 की गर्मियों में यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस मैकमैन का केस पूरी गंभीरता से शुरू हुआ। ये बहुत ही शानदार लेकिन अजीब मुकदमा था जिसमें विंस गले में एक पट्टा बांधकर आए थे और हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर जैसे स्टार गवाह के तौर पे कोर्ट में पेश हुए थे। अंत में डॉक्टर जॉर्ज ज़होरियन, जो कि WWE के लिए रिंग साइड डॉक्टर के तौर पे काम कर चुके थे जब WWE के शोज पेंसिल्वेनिया में होते थे, उनको मसल बनाने वाली कैंडी बेचने के लिए 3 साल की जेल हुई, जो उसने रेसलर्स और खुद विंस को भी बेची थी। और वहीं मैकमैन को सारे आरोपों से बरी कर दिया गया, यहाँ तक कि उनकी लीगल टीम को अपनी सफाई भी देनी नहीं पड़ी। ये जेनेटिक जैक हैमर के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन मुकदमे के अपने नुकसान भी थे और कुछ समय ऐसा भी था कि कंपनी में काम करने वालों को ये लगने लगा था कि विंस को शायद जेल जाना पड़ सकता है। नंबर 1, रीटा मैरी चैटरटन। WWE की एक पुरानी एम्प्लॉय ने 1992 में विंस मैकमैन पर गलत व्यवहार करने का सीधा और साफ आरोप लगाया था। WWE की पहली महिला रेफरी रीटा मैरी चैटरटन ने आगे आकर मैकमैन पर 1986 की गर्मियों में उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, जिसके कुछ समय बाद ही WWE ने उनको रेफरी के तौर पे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जेराल्डो रिवेरा टेलीविजन शो पर आकर चैटरटन ने बताया कि विंस ने उन्हें अपनी लीमो कार में उनके करियर को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर बात करने के लिए बुलाया, जहां चीजें अनचाहे तरीके से बदल गईं, क्योंकि ये बात तब सामने आई जब WWE और भी कई स्कैंडल्स के बीच फंसा हुआ था, तो ये बात उनके बीच में कहीं खो गई। और क्योंकि रीटा मैरी के दावे करने से पहले इस घटना को हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए मैकमैन पे कोई मुकदमा नहीं हो सका। लेकिन अभी हाल में लगे हश मनी के आरोपों के कारण चैटरटन की कहानी वापस पब्लिक के सामने आ गई। 30 साल से अंधेरे में रहने के बाद इस महिला को फिर से सामने आने का मौका मिला, जब न्यूयॉर्क मैगजीन ने इस घटना को फिर से सबके सामने चैटरटन के दोस्त और WWE के पुराने एनहांसमेंट टैलेंट लियोनार्ड एंजरटारी के तथ्यों के साथ रखा, जो कि मारियो मंचीनी के तौर पे काम करते थे।